हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को आज हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों अगर आप और बाकी वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों तो जा करके उनको प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन देखना, लेक्चर वाइज देखना, आपको सब चीज़ समझ आएगा। और इस तरह से पढ़ाई अगर आप करते हैं तो आप लोगों को नो डाउट केमिस्ट्री का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। ये लास्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है दोस्तों, बहुत कम वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं इनके भौतिक गुण क्या होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के। अगर दोस्तों चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से आईएमपी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। देखते हैं, पहला है अवस्था और स्टेट का बात कर रहे हैं, रंग का बात करेंगे और गंध का बात करेंगे। देखो हमारे पास जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये प्रथम 3 सदस्य वाला, फर्स्ट 3 मेंबर वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो कलर लेस होते हैं, तीक्ष्ण गंध आते हैं सूंघने पर, और ये लिक्विड होते हैं। ठीक है। और दोस्तों जैसे इनका साइज बढ़ाएंगे, 6 कार्बन वाला मेंबर को लेके देखेंगे तो ये ऑयली होते हैं, तेल जैसे लिक्विड होते हैं। और संख्या जब बढ़ाते जाएंगे कार्बन का चयन तो ये मोम के समान मुलायम ठोस हमारे पास दिखाई देते हैं। अर्थात उच्च मेंबर जो होते हैं वो मोम होता है ना, मोम जो आप जलाते हैं वैसे मुलायम ठोस होता है। ये पहला इनका प्रॉपर्टीज है। दूसरा है गलनांक और कथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है, जिस ताप पर कोई लिक्विड उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है, उनका क्वथनांक कहलाता है। और जिस ताप पर कोई हमारे पास सॉलिड गलने लगता है वायुमंडलीय के बराबर तो वो हमारा क्या होता है, गलनांक होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्वाभाविक सा बात है, साइज छोटा रहेगा तो उनका जो गलनांक और कथनांक कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हम साइज को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाते जाएंगे तो नो डाउट उसका गलनांक और कथनांक क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इसी बात को लिखा गया है कि अणु भार बढ़ने के साथ साथ गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, बढ़ते हैं और चक्रीय हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। देखो सभी RCOOH, यहाँ देखो RCOOH, हम सबको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बन सकता है, क्योंकि ये ऋण वाला होता है हमारा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हमारा धन वाला होता है। प्लस और माइनस के कारण यहाँ पर क्या बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसे मैं डेफ डेश से क्या कर रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ। ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, कभी पेपर में आ गया तो आप लिख सकते हैं। और मैंने बताया हुआ है एल्कोहल के पार्ट में और बाकी सभी चीज़ों के पार्ट में बताया है। सॉल्युबिलिटी का बात करते हैं। देखिए हमारे पास जो सॉल्युबिलिटी होते हैं, 4 जो मेंबर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, वह वाटर में अच्छे से घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। परंतु अणु भार बढ़ने के साथ साथ विलेयता क्या होती है, घटने लगती है। नो डाउट जैसे जैसे हम इनके साइज को बढ़ाते जाएंगे, बड़ा होते जाएगा साइज, तो उनके सॉल्युबिलिटी बच्चों कम होते जाएगा। ठीक है। अब एक बात और समझने का चीज़ है हमारे लिए, एल्कोहल्स और जो ईथर होते हैं ना उसमें वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। जो हमारे पास एल्कोहल और ईथर होते हैं उसमें हमारे पास जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। अगला है अम्ल की सार्थकता, सामर्थ्य। देखो हमारे पास जो एसिड होते हैं जैसे COOH है, उनमें अलग अलग जो एसिड होते हैं, कोई प्रबल होता है कोई दुर्बल होता है। इसी को मैं बहुत अच्छे से डिटेल आज के वीडियो में करूंगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं। अणु भार बढ़ने के साथ साथ इसका अम्लीय गुण क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाते जाएंगे उसकी जो एसिड नेचर होता है बच्चों वो कम होने लगता है। ठीक है। तो फार्मिक एसिड हमारे पास पहला मेंबर है, जिसके कारण वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्यों है, कैसा है, अभी हम पूरा डिटेल करने वाले हैं दोस्तों, आप पूरा समझना। मैं बहुत अच्छे से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके समझाऊंगा कि इसका एसिड का नेचर क्या है, कैसे, कौन स्ट्रांग होता है, कौन वीक होता है, कहाँ पर प्लस आई प्रभाव पड़ता है, कहाँ पर आई प्रभाव पड़ता है, माइनस आई प्रभाव पड़ता है, उसको हम समझेंगे। चलिए सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपने इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज को नॉर्मली समझा, देखा, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसके कौन सा एसिड स्ट्रांग है और कौन सा एसिड वीक होता है, हम बहुत अच्छा फिर डिटेल करते हैं। देखना बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, खुद पर विश्वास करिए और मेरे ऊपर भरोसा करिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होते हैं और कौन सा एसिड वीक होते हैं। बहुत कुछ समझ में आएगा और ये हर जगह काम आएगा, आप ध्यान रखना। और ये पेपर में आता है, सबसे मजे की बात ये पेपर में हमारे पास आया हुआ है। तो देखते हैं हमारे पास स्ट्रांग एसिड एंड वीक एसिड। तो हमारे पास स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका क्या है। ठीक है, देखो जब भी हमारे पास जो H प्लस आयन है, यहां देखना, जब भी H प्लस आयन आसानी से रिमूव हो जाएगा सॉल्वेंट से, ठीक है, H प्लस आयन इजिली रिमूव, है ना, इजिली रिमूव या आसानी से रिमूव, ये समझे। अगर कोई भी H प्लस आयन आसानी से अगर रिमूव हो जाएगा तो बच्चों ये होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। आप लिखते जाना सभी लोग नोट्स में, इसके कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो H प्लस आयन आसानी से अगर रिमूव हो जाता है तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और H प्लस आयन आसानी से रिमूव नहीं होगा तो वीक एसिड होगा, नो डाउट। ठीक है, तो H प्लस आयन कहाँ से रिमूव होगा, तो अपने सॉल्वेंट से, जली विलियन से, एक्वस सॉल्यूशन से होगा। और सभी को पता है हमारे पास जो R होता है और COO ये माइनस के फॉर्म में आता है और ये H प्लस के फॉर्म में आता है। ये हमारा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। इसका मतलब ये हुआ जो प्लस और माइनस में डिवाइड होता है वो हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं, यहाँ पर देखते जाना, HCOOH इसका नाम है फार्मिक एसिड, यहाँ लिखते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल प्रबल है, क्या है, प्रबल है, प्रबल है। जबकि एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड दुर्बल है, दुर्बल है। क्यों, ऐसा एक मेरे पास सवाल है कि जो फार्मिक एसिड है वो हमारा प्रबल है और जो एसिटिक एसिड है वो मेरा दुर्बल है, क्यों है, वीक है। ये सवाल आया है, ये पहला हमारा प्रश्न हो जाता है, पहला हमारा क्वेश्चन है, क्यों है समझते हैं और थोड़ा थोड़ा लिखते जाना। पहले इसको बॉन्ड में दर्शाते हैं, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन है। इसको देखेंगे तो ये CH3 है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखो ये H प्लस जो आयन है वह इलेक्ट्रॉन को इधर देता है। सबसे पहले आप ये जाने, ये माइनस के फॉर्म में होता है और ये हमारा प्लस के फॉर्म में होता है। ये भी हमारा माइनस के फॉर्म होगा और ये हमारा प्लस के फॉर्म में होता है, राइट। और बच्चों एक बात सभी लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या होते जाएगा, स्ट्रांग होगा। लेकिन बच्चों अगर उसके बीच में डेंसिटी, अगर घनत्व उनका कम होते जाएगा तो हाइड्रोजन H प्लस आयन आसानी से निकलते जाएगा। तो कैसा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पर जो मेथिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ लिखना कि मेथिल ग्रुप, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथिल, है ना, अर्थात R ग्रुप, जो R ग्रुप होता है वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा डोनेटिंग ग्रुप भाई, कि वह किसी भी एटम्स को इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। और जो हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो और नाइट्रो ग्रुप हो वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करता है। तो जो हमारे पास R ग्रुप होता है, मेथिल हो, R ग्रुप सीधा बोले इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है सामने वाला आदमी को, ये ध्यान रखना है। और X फैमिली और हमारे पास NO2 ग्रुप जो होता है वह इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइविंग ग्रुप होता है, विथ ड्राइविंग ग्रुप होता है, विथ ड्राइविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो
तो इसको लिख लेना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप, और इसको इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कहेंगे। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है और हमारे पास एक्स अर्थात हाइड्रोजन, और NO2 जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने लगता है, खींचने लगता है। तो देखते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लगते हैं। देखो H+ आयन भी हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। पहले ये समझो, ये जो मेथिल ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन को अपने साइड से देता है किसी को। अब ये चला जाता है कार्बन की ओर, और कार्बन से होते हुए कहाँ पर चला जाता है बच्चों, ऑक्सीजन की ओर। मतलब ये समझें कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया, बढ़ गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ने लगेगा, और जब बढ़ेगा तो वह हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्या करेगा, जैसे जैसे इस मेथिल के +I प्रभाव के कारण +I इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन देने और लेने के बेस पर, राइट ना। तो ये +I प्रभाव करता है जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ने लगता है और हाइड्रोजन को H+ आयन को आसानी से नहीं छोड़ता है। यही आपको थ्योरी में लिखना है। +I प्रभाव डालता है मेथिल जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और H+ आयन आसानी से नहीं निकलता है, जिसके कारण यह कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया H+ आयन का आसानी से निकल जाना स्ट्रांग है, लेकिन नहीं निकलना हमारे पास वीक एसिड होता है। अब यहाँ देखते हैं, ये H+ आयन आसानी से उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है। मैं तीर के निशान से थोड़ा से बता रहा हूँ, इतना घनत्व इस ऑक्सीजन पर नहीं बढ़ता है फार्मिक एसिड में, जिसके कारण H+ आयन आसानी से क्या हो जाता है, आसानी से निकल जाता है, आसानी से निकल जाता है। और H+ आयन का आसानी से निकल जाना स्ट्रांग एसिड को बताता है। एक बात क्लियर कर लो, फार्मिक एसिड स्ट्रांग है लेकिन एसिटिक एसिड हमारे पास वीक है। क्यों? तो हम आंसर लिखेंगे इस तरह से, पहले तो डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। फार्मिक एसिड में +I प्रभाव आसानी से नहीं पड़ता है, उतना +I प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि H+ आयन उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, जिसके कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण H+ आयन आसानी से निकल जाता है, जिसके कारण यह क्या एसिड होता है, स्ट्रांग एसिड होता है। क्या एसिड होता है भाई, स्ट्रांग एसिड होता है। लेकिन एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक मेथिल समूह जुड़े होने के कारण क्या करता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, और जैसे जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ते जाएगा तो वह H+ आयन और माइनस आयन के बीच में बॉन्ड थोड़ा से प्रबल हो जाएगा, जिसके कारण H+ आयन आसानी से नहीं निकलेगा। निकलेगा जरूर, लेकिन हम कंपेयर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, मतलब इस पार्ट में, है ना। तो यहाँ निकलेगा जरूर, लेकिन उतने आसानी से नहीं निकलेगा जैसे फार्मिक एसिड में निकल रहा है। तो ये हमारा वीक एसिड होगा, ये हमारा स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक है, सब लोग बना लिए भाई संरचना इनका। अब चलो हम और अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं लिखूंगा, इसको मिटा देता हूं, आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर बहुत तरह से आप चीज़ों को देख पाएंगे बच्चों, और समझ भी पाएंगे कि कैसे हम इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चल और बताते हैं। हमारे पास यहाँ है, देखो CH2 है, ठीक है, और COOH है, और यहाँ पर है मेरे पास एक क्लोरीन। इसका नाम है, क्या नाम है बोलो, 2-क्लोरो एसिटिक एसिड। लिख लेना। देखो यहाँ CH3 था, एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्लोरीन जोड़ा है, तो इसका नाम लिखेंगे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड या 2-क्लोरो एसिटिक एसिड। 2-क्लोरो एसिटिक एसिड इसका नाम होगा। ठीक है, अब एक और हम ले लेते हैं, ये कार्बन है। अब हम क्या करते हैं, 2 क्लोरीन ले लेते हैं और ये के यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब इसका नाम अगर हम बोले तो यहाँ पर आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं CH भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर CH2 है तो मैंने एक हाइड्रोजन को हटा करके, एसिटिक एसिड था लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन डाला, तो 2 नंबर पर 2-क्लोरो एसिटिक एसिड होगा। लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा, इसका नाम क्या होगा, 2-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा 2-डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब
एक और है मेरे पास, यहां पर मैं जोड़ देता हूं 3 क्लोरीन, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, और ये है मेरे पास COOH। इसका नाम क्या है जानते हो? 2, एक नंबर, इस 2 नंबर पर एक क्लोरीन है, एक और 2 नंबर पर एक क्लोरीन है, एक और 2 नंबर पर एक और क्लोरीन है, मतलब 2 नंबर जो है कार्बन का उस पर 3 क्लोरीन जोड़ा, इसलिए मैंने लिखा 2 2 2। ट्राई बोलेंगे 3 बार है तो ये हो जाएगा ट्राई और क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका प्रबलता का क्रम क्या है? अब ये तीनों में इसको A कहेंगे नाम, इसको B कहेंगे, और इसको क्या कह देते हैं? C कह देते हैं, ठीक है। ये हमारा C है। तो हमारे पास सबसे ज्यादा इसमें प्रबल कौन होगा वो समझते हैं। देखो 2 क्लोरो, यहां प्रश्न में लिखना 2 ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड प्रबल है 2 क्लोरो एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, है ना, और एसिटिक 2 डाई क्लोरो एसिटिक के कंपैरिजन में। अब मैं आपको कई तरीके से बताऊंगा। देखो प्रश्न पहला ये लिखना 2 क्लोरो एसिटिक एसिड दुर्बल है 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड से, क्यों? कारण बताओ। मैं ये दोनों के बीच में पहले आपको बता रहा हूं कि 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड प्रबल है। एक बार फिर कह रहा हूं 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड प्रबल है, लेकिन 2 क्लोरो एसिटिक एसिड हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं दुर्बल। क्यों होते हैं समझते हैं। सभी को पता है, अगर हम इसके बीच में बॉन्ड को देखें, इसके बीच में अगर बॉन्ड को देखें तो ये CH2 है, यहाँ क्लोरीन है, और ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, और ये हाइड्रोजन है। ये प्लस बनाता है और ये क्या बनाता है? माइनस। मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि जो X फैमिली होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है। अब इसको बना लेते हैं। चलो ये CH है, और यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, ये C है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्या करेगा भाई, ये जो क्लोरीन है ना वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। ये कार्बन से खींच रहा है तो कार्बन बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन तो खींच रहा है, मैं किससे खींचूंगा? तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। अब ये कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा मेरे बच्चों? ऑक्सीजन से। कुल मिला के इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो गया? कम। क्यों? क्योंकि यहाँ -I प्रभाव काम कर रहा है। -I प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता है वो क्लोरीन खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है। इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है, और इस ऑक्सीजन पर घनत्व कम होगा तो ये हाइड्रोजन तो सोचेगा भाई मेरे लिए तो बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्यों? ऑक्सीजन तेरे पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा तो मैं जल्दी से निकल जाऊंगा, तो ये हमारा H+ आयन निकल जाता है। लेकिन हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड है। अब एक बात समझते हैं, यहाँ पर एक क्लोरीन नहीं है बल्कि 2 क्लोरीन है बच्चों। तो ये 2 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जोर से ऐसे खींच रहे हैं, दोनों लोग खींच रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और एकदम कम हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं कम होना, कम होगा। क्या कम होगा? इलेक्ट्रॉन का घनत्व, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, जिसके कारण H+ आयन आसानी से निकल जाएगा। अब फाइनली मैं ये कह रहा हूं कि दोनों में स्ट्रांग कौन होगा? ये होगा। क्यों होगा मेरे पास? बोलो। 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड प्रबल है और 2 क्लोरो एसिटिक एसिड से। तो क्यों है? क्योंकि 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड में 2 क्लोरीन समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर घनत्व एकदम कम हो जाता है और H+ आयन आसानी से निकल जाता है कंपेयर 2 क्लोरो एसिटिक एसिड से। इसीलिए ये हमारा प्रबल है और ये हमारा दुर्बल है। अब बच्चों ये तो समझ में आ गए। अगर आपको पूछेगा 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड दुर्बल है, 2 क्लोरो एसिटिक एसिड दुर्बल है, 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड से समझाओ, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे जैसे मैंने आपको बताया। वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ आएगा। अब बच्चों मेरा अगला सवाल है 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड दुर्बल है। फिर प्रश्न लिखना तीसरा, 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड दुर्बल है लेकिन 2 ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड प्रबल है। क्यों? तो यहां फिर देखते हैं। देखो इसके सेंस में ये हमारा क्या होगा? प्रबल होगा। लेकिन इसके सेंस में देखते हैं तो यहां पर एक कार्बन है, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन है, और यहां मैं लिख रखा हूं बच्चों, इस तरीके से लिख रखा हूं, ठीक है। अब देखो प्रश्न लिखे ना आपने, 2 डाई क्लोरो एसिटिक एसिड
2,2,2 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से दुर्बल है क्यों? या प्रश्न हमारे पास ऐसा हो सकता है 2,2,2 ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्रबल है लेकिन 2,2 डाइक्लोरो एसिटिक एसिड दुर्बल है क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में 3 क्लोरीन समूह होने के कारण वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तीनों के तीनों खींचने लगते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बिल्कुल कम हो जाता है और यह क्या होता है H+ आयन यहाँ आसानी से निकल जाता है और H+ आयन का आसानी से निकल जाना, रिमूव हो जाना स्ट्रॉन्ग एसिड को बताता है। तो यही है हमारे पास ये क्लोरो एसिटिक एसिड में इसका कॉन्सेप्ट। बच्चों बहुत बार पूछा गया है कि हमारे पास इसका आर्डर पूछ लेगा, तो इसका आर्डर ऐसे हो जाएगा, इस क्रम में इसका आर्डर होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा, ये वीक होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो इस तरीके से हमारे पास इसका आर्डर होगा। चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है, ले लिए सभी लोग। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा। चलो मैं और कुछ कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, धीरे से समझ आएगा, लेकिन समझ जरूर आएगा। आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो भाई, और अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे बच्चों तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरे बच्चों ये हमारे पेपर में पूछे गए हैं, बहुत बार हम बताते हैं। और देखो ये है मेरे पास CH, ये है मेरे पास CH, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 कार्बन का चयन लिया हूँ और ले लेते हैं CH। अभी मैं वैलेंसी पूरा करवाऊंगा आपको, CH और COOH है मेरे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये CH3 कर लो और यहाँ पर क्लोरीन कर लो, ठीक है। यहाँ CH2 कर लो और यहाँ पर क्लोरीन कर लो, सबका वैलेंसी पूरा है। फर्क क्या है? फर्क क्या है देखते हैं। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम होगा। 1 2 3 कार्बन, इसका नाम क्या होगा? बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम होगा, ठीक है। देखो इसका नाम एक तरीके से और है 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम है 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। फर्क सिर्फ एक चीज का है, क्लोरीन को इस पहला वाला स्ट्रक्चर में और इस पहला वाले स्ट्रक्चर में मैंने दूसरे कार्बन पर जोड़ रखा है और इसमें मैं कार्बन तीसरा पर जोड़ के रखा हूं क्लोरीन को। अब यहां पर डिस्टेंस को लेकर के, दूरी को लेकर के हम पूरा कर रहे हैं कि कौन हमारा स्ट्रांग होगा, कौन हमारा वीक होगा। तो इसका नाम है, हम क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है ना, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या है बच्चों? वीक है, वीक है, क्वेश्चन मार्क। क्यों वीक है समझिए। देखो डिस्टेंस बढ़ने से खींचने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम हो जाएगी। ये इसके क्लोज है तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर साय से फटाक से खींच लेगा, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व सीधा कम हो जाएगा डायरेक्ट, जिसके कारण H+ आयन आसानी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं खींच पाएगा, जिसके कारण बच्चों ये हमारा क्या होता है? वीक होता है और ये हमारा स्ट्रांग होता है। दैट इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यही बात मैं अगर एरोमेटिक कंपाउंड में लेके चलूं, ये हमारा बेंजीन का रिंग है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, COOH बेंजोइक एसिड है। और हम बना लेते हैं बेंजोइक एसिड इस तरीके से, C डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा H, ठीक है। अब बच्चों समझते हैं, बताओ यहां पर मैं लिख रखा हूं क्लोरीन और यहां पर लिख रखा हूं मैं क्लोरीन। बताओ ये दोनों में स्ट्रांग कौन होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भाई, दोनों में स्ट्रांग कौन होगा? नो डाउट बच्चों ये वाला मेरा स्ट्रांग होगा। क्यों? इसका क्लोज है, दूरी इसका क्या है? ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन खींचेगा, तो ये कार्बन इससे मंगेगा, ये इससे, और इस तरीके से ये खींच लेगा। लेकिन यहाँ देखो इसका दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसके कारण ये हमारा वीक होगा और ये हमारा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इसका नाम है 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड, इसका नाम है 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए हैं दोस्तों तो आप
वीडियो को रिपीट करके देखते जाना, पेपर में पूछा गया है भाई बहुत बार, तो ध्यान रखना। इस तरह से हमारे पास प्रश्न जब भी आएंगे हम आसानी से बच्चों बना लेंगे, ठीक है। कुछ मेरा और सवाल है, ये देखो, ये है मेरे पास बेंजोइक एसिड है, इस तरीके से हम बॉन्ड के फॉर्म में बना सकते हैं, इस तरीके से ऐसे। अगर ऐसा ना बनाना चाहें तो आप डायरेक्ट सिंपल हम एक चीज़ बनाएंगे, ये तो सब जान गए है ना, ज़्यादा हम बॉन्ड में ना बना करके आप ऐसे समझें कि ये हमारा बेंजोइक एसिड है, ओके, COOH है, यहाँ पर है बच्चों CH3 है, और यहाँ पर है बच्चों मेरे पास ये क्लोरीन है। अब बताओ दोनों में स्ट्रांग कौन होगा? नो डाउट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण H+ आयन आसानी से निकल जाएगा, और ये मेथिल इलेक्ट्रॉन को देता है, घनत्व बढ़ा देगा इस ऑक्सीजन पर घनत्व, तो हाइड्रोजन H+ आयन आसानी से नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह आए के कारण आप कैसे लिखेंगे पेपर में? 2-क्लोरो बेंजोइक एसिड प्रबल है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है, जिसके कारण H+ आयन आसानी से निकल जाता है, -I प्रभाव डालता है, ऐसा लिखेंगे। लेकिन 2-मेथिल बेंजोइक एसिड हमारे पास वीक होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व +I प्रभाव के कारण मेथिल इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है और H+ आयन आसानी से नहीं निकलता है। ये हमारा वीक होगा, ये हमारा स्ट्रांग होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास कुछ और सवाल है, इस तरीके से COOH ये क्लोरीन है, और ये मेरे पास बेंजोइक एसिड है, COOH है, यहाँ पर क्लोरीन है, और यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस को लेकर के हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं। बताओ ABC में इसका आर्डर बताओ कि कौन स्ट्रांग होगा और कौन वीक होगा। बहुत बार आ चुका है पेपर में, आप बताना जरूर, ठीक है। ये हमारा एक सवाल। अब मेरे पास रिंग को लेकर के एक सवाल और है, ये COOH है, यहाँ पर है बच्चों CH3 है, और यहाँ पर है स्टूडेंट्स मेरे पास COOH है, और यहाँ पर है NO2 है। पता है NO2 इलेक्ट्रॉन को खींचता है। बताओ दोनों में स्ट्रांग कौन होगा? +I प्रभाव यहाँ डाल रहा है और -I प्रभाव यहाँ डाल रहा है, दोनों में स्ट्रांग हमारा ये वाला होगा। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे हमारा वीक और स्ट्रांग एसिड का कॉन्सेप्ट चलता है। अब कोई भी सवाल आप लोगों को पूछने लगेगा बच्चों, तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कुछ और सवाल है मेरे पास, एक सवाल और है, आप बताना मुझे कि यहाँ पर स्ट्रांग कौन होगा? CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ पर क्लोरीन है मेरे बच्चों, और ये COOH है, CH3 है, CH2 है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर CHO है। अब एक हाइड्रोजन को हटा के मैं डिस्टेंस के रिफरेंस में क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। ये क्लोरीन है, ये CH2 है, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ दो, CH2 है, CH2 है, और COOH है। ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, और ये मेरा तीसरा ऑप्शन। अब बताते हैं, देखो इसका नाम क्या है? 2-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड है, इसका नाम है 3-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड है, इसका नाम है 4-क्लोरो-ब्यूटेनोइक एसिड है। बताओ मुझे, डिस्टेंस को लेकर के हम काम कर रहे हैं, ये दूसरा पोजीशन पर है, ये तीसरा पर है, ये चौथा पर है। कमेंट करके मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आई होप, मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे पास स्ट्रांग एसिड कौन होता है और वीक एसिड कौन होता है, ये कॉन्सेप्ट आपने समझा, और इसके सिवाय आपको और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप मुझे बताना कैसा है इनका आंसर, इसको बताना, इसका आर्डर भी बताना, आर्डर से लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। देखो फार्मिक एसिड COOH और एसिटिक एसिड से लेकर के ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, दोनों में स्ट्रांग कौन है? ये स्ट्रांग है। और जैसे मैं आपको बता रहा था 1-क्लोरो 2-2 डाइक्लोरो 3-3 2-2 ट्राइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, जो भी मैं आपको संख्या के बेस पर बता रहा था कि जितना ज़्यादा संख्या लगेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी कि आप वीडियो को बार बार देखना, रिपीट करके देखना। अब यही चीज़ है हमारे पास जो जनरली यूज होता है, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को देता है, और एक्स और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने लगता है? खींचने लगता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरह के वीडियो को देखते रहना, समझ
समझते रहना दोस्तों। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, आप सभी लोग नेप के विद्यार्थी हैं, नया शिक्षा नीति में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आप विद्यार्थी हैं, सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो आप दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से आते हैं, आपका कॉलेज अलग अलग हो सकता है। सिलेबस को देखना, आपका सिलेबस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे मैच कर रहा है कि नहीं, फिर आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाना। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि IMP वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में मिल रहा है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।